दोस्तों, करियर विद दास चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं आशुतोष श्रीवास्तव आपके समक्ष एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ दोस्तों, जो कि इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के डिस्कशन से संबंधित है। दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए यूपीपीसी 2022 आरओ एरो 2022 आरओ एरो 2021 मेंस और आपका लेखपाल और वीडियो जैसी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है और रेलवे एसएससी बैंक के लिए तो है ही। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आर्टिकल 1 दोस्तों देखिए, आर्टिकल 1 में दोस्तों भारत के राज्य क्षेत्र का वर्णन है, संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र जो है वो आपका आर्टिकल 1 में है। और इस भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, ऐसा भी उल्लेख जो है अनुच्छेद 1 में है। ठीक है, भारत के संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 में संघ और राज्य क्षेत्रों का उल्लेख है। अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना की बात करता है। ऐसे क्षेत्र जो क्या है, विदेशी क्षेत्र हैं, जो क्या है भारतीय संघ का हिस्सा नहीं है। ये ध्यान रखिएगा। 2 और 3 में बेसिक अंतर मैं आपको बता रहा हूँ। अनुच्छेद 3 कहता है नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन। मतलब ऐसे क्षेत्रों में परिवर्तन अगर करना है जो क्षेत्र भारत संघ का हिस्सा हैं। अगर आप इंडिया का पॉलिटिकल मैप देखिएगा तो आपके 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगर उनमें कोई भी परिवर्तन अगर सरकार करना चाहती है तो संसद ने अनुच्छेद 3 के तहत उसको शक्ति प्रदान कर दी है। कोई नया संशोधन उसको करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन भी अगर करना है तो अनुच्छेद 3 का उपयोग सरकार कर सकती है। इसके अलावा दोस्तों अनुच्छेद 5 दोस्तों क्या है, नागरिकता की बात करता है। भारतीय संविधान का भाग 2 है। ठीक है, और अनुच्छेद 5 से 11 ये नागरिकता के लिए। अनुच्छेद 14 विधि के समझ समता की बात करता है और विधि के समान संरक्षण की बात करता है। ये आपका दोस्तों आपको पता होगा अनुच्छेद 12 से 35। ठीक है, भारत के संविधान में क्लियर है। भाग 3 मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकार है, जिसमें अनुच्छेद 14 जो है आपका विधि के समता और विधि के समान संरक्षण की बात करता है, रूल ऑफ लॉ की बात करता है। ठीक है, और दोस्तों अनुच्छेद 12 राज्य की बात करता है और अनुच्छेद 13 आपका न्यायिक समीक्षा की या न्यायिक पुनरावलोकन की बात करता है। डिटेल फंडामेंटल राइट के लिए दोस्तों वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप सभी लोग उसको देख सकते हैं। लेक्चर पूरा आपको डिटेल में समझाया गया है। दोस्तों 15 देखिए, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को मना किया गया है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 15 के तहत। ठीक है दोस्तों, अन्य आधारों पर सरकार भेदभाव कर सकती है और इसका दोस्तों एक अपवाद है, आपको पता होगा भारत में आरक्षण दिया गया है अनुच्छेद 15(4) का उपयोग करके। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को दिया गया, फिर पिछड़े वर्ग को और फिर ईडब्ल्यूएस को। इसके बाद दोस्तों अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन के विषय में समता के अवसर की समानता। ठीक है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता प्रदान की गई है। ठीक है, और सार्वजनिक नौकरियों में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। लेकिन ऐसा है क्या, आरक्षण है ना, तो आरक्षण का आधार जो है दोस्तों अनुच्छेद 16(4) है SC ST OBC का और आपका 16(5) है ईडब्ल्यूएस का। ठीक है, अपवाद है। 17 अस्पृश्यता का अंत किया गया, छुआछूत को समाप्त किया गया। 18 में उपाधियों का अंत किया गया, राय बहादुर, राज बहादुर, राजा, दीवान साहब, ये सब उपाधियां समाप्त कर दी गई आज़ादी के बाद। वर्तमान में ऐसी उपाधियों का उपयोग नहीं किया जा सकता। लेकिन इसका अपवाद दोस्तों कौन कौन सा है बताइए, एग्जाम में पूछा गया। इसके अपवाद हैं क्या, पद्मश्री, ठीक है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण। ठीक है, ये सब आपके क्या है, भारत रत्न, ये सब अपवाद हैं। ठीक है, 19 जो है दोस्तों आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करता है। 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। कौन कौन सी? बोलने की आज़ादी, संघ की आज़ादी, सम्मेलन की आज़ादी, ठीक है, संचरण की आज़ादी और व्यापार और समागम की आज़ादी। ठीक है, तो ये सारे आपके अधिकार जो है 6 के तहत प्रदान किए गए हैं। अनुच्छेद 19 में ही दोस्तों आपको RTI भी मिलेगा, सूचना का अधिकार भी मिलेगा, जो आपका 2005 में लागू किया गया था। ठीक है, अनुच्छेद 20 में दोस्तों अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 21 दोस्तों गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार प्रत्येक भारतीय नागरिक को प्रदान करता है और मूलतः विदेश यात्रा का अधिकार भी इसी के अंतर्गत आपका आता है। ठीक है, मैं मेन चीज़ें देखिए कवर कर दे रहा हूँ। बाकी डिटेल में पढ़ना है फंडामेंटल राइट तो आपका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अनुच्छेद 21 का 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है। दोस्तों इसका संशोधन किया गया, ये अनुच्छेद 21 का मूल संविधान में नहीं था, इसे 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया है, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की गई है।
ठीक है दोस्तों, इसको दोस्तों आरटीई, राइट टू एजुकेशन के नाम से भी जाना जाता है। ये लागू होता है दोस्तों अधिनियम 2009 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अनुच्छेद 22 दोस्तों देख लेते हैं। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गई बात। मतलब आपका क्या है, कुछ दशाओं को छोड़कर आपकी गिरफ्तारी अगर होती है तो आपको क्या है, आपको पूरा अधिकार दिया गया है, संरक्षण प्रदान किया गया संविधान के द्वारा। ठीक है। अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यापार और बालाश्रम का प्रतिषेध। इसका मतलब क्या है दोस्तों, मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है वो बैन है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष की। दोस्तों उसके बाद बालाश्रम है। बालाश्रम आप समझते होंगे दोस्तों, बलपूर्वक काम लेना और वेतन भी ना देना, ये बेगार या बालाश्रम जैसी चीज़ें भी प्रतिबंधित की गई हैं अनुच्छेद 23 के तहत। अनुच्छेद 24 कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किया गया है। मतलब खतरनाक कारखानों में 14 वर्ष की कम आयु के बच्चों को प्रतिषेध है, ठीक है, लगाने का। 25 जो है वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है दोस्तों। इसमें अंतःकरण करने, ठीक है, धर्म को अबाध रूप से मानने और प्रचार करने का अधिकार है, लेकिन धर्म परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है दोस्तों। ये जो है ये आपका अपराध है, इसके तहत सजा का प्रावधान है। 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। भारत में दोस्तों अल्पसंख्यक जो बोला गया है, अल्पसंख्यक दो प्रकार के माने गए हैं, दो आधार हैं, एक भाषा और दूसरा धर्म। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। अनुच्छेद 32 दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा है, संविधान की हृदय और आत्मा कहा है। क्यों कहा है, क्यों, क्योंकि भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल अगर आपसे कोई बोला जाए तो कौन सा है, वो अनुच्छेद 32 है मौलिक अधिकारों का। अगर अनुच्छेद 32 हटा दिया जाए तो आपके मौलिक अधिकार केवल देखने के लिए रहेंगे, उनका इन्फोर्समेंट या आप उसको लागू नहीं करवा सकते। ठीक है दोस्तों, तो संविधान की हृदय और आत्मा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है। और इसके तहत क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट जो है रिट जारी करता है, मैंडमस रिट जारी करता है, परमादेश, उत्प्रेषण, ठीक है, प्रतिषेध, बंदी प्रत्यक्षीकरण या अधिकार प्रचार, इतने प्रकार के रेटें जारी करता है सुप्रीम कोर्ट। और ऐसी ही शक्ति अनुच्छेद 226 के तहत जो है हाई कोर्ट को भी प्रदान की गई है। ठीक है। इसके बाद दोस्तों 39 भारतीय संविधान के दोस्तों 36 अनुच्छेद 36 से 51 में संविधान के भाग 4 में निदेशक तत्वों का उल्लेख है। निदेशक तत्व और मौलिक अधिकार में बेसिक डिफरेंस ये है कि निदेशक तत्व राज्य के लिए निर्देश होते हैं, सलाहकारी मतलब आपकी गाइडलाइंस होती हैं, और मौलिक अधिकार जो है राज्य के ऊपर बाध्यकारी होते हैं। ठीक है दोस्तों, राज्य की शक्तियों पर प्रतिबंध लगाते हैं मौलिक अधिकार, लेकिन निदेशक तत्व सलाहकारी होते हैं। ठीक है। इसके बाद दोस्तों 39 का समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार जो है, अगर कोई व्यक्ति क्या है उसके पास केस लड़ने के लिए पैसा नहीं है तो उसको राज्य क्या करेगा, सहायता प्रदान करेगा, वो भी निःशुल्क और समान न्याय प्रदान करेगा। ठीक है। और दोस्तों इसमें एक महत्वपूर्ण आर्टिकल है अनुच्छेद 39D का, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। ठीक है दोस्तों, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। ठीक है, क्लियर हो गई बात। ठीक है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों की स्थापना। ठीक है, ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई किसके तहत, अनुच्छेद 40 के तहत। ये गांधीवादी सिद्धांत है दोस्तों। और आपको पता होगा दोस्तों, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा। ये भी दोस्तों क्या प्रेरित है अनुच्छेद 40 से। 41 के तहत क्या कहा गया, काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और लोक सहायता का अधिकार दोस्तों। तो काम का अधिकार आपको पता होगा दोस्तों, सबसे बड़ा अधिकार जो है MG नरेगा, जो सबसे बड़ा काम पाने का अधिकार है, इसकी प्रेरणा अनुच्छेद 41 से मिलती है। लोक सहायता, वृद्धावस्था पेंशन आपने सुना होगा, महिला पेंशन सुना होगा। ठीक है दोस्तों, ये सब पेंशन जो है वो आपकी किस अनुच्छेद से प्रेरित हैं, ये सब आपकी प्रेरित हैं अनुच्छेद 41 से। आंगनबाड़ी में जो देखभाल की जाती है, शिक्षा प्रदान की जाती है, वो अनुच्छेद 41 से प्रेरित है। अनुच्छेद 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है दोस्तों। भारत में एक समान सिविल कानून और आपराधिक कानून होना चाहिए। आपराधिक कानून तो समान है, लेकिन दोस्तों सिविल कानून समान नहीं है, इसके लिए राज्य सरकार प्रयास कर रही है। गोवा इकलौता ऐसा राज्य है जहाँ पे क्या है, एक समान नागरिक संहिता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 45 दोस्तों क्या है, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के लिए प्रावधान है दोस्तों। 0 से 6 वर्ष है दोस्तों। पहले दोस्तों क्या था, ये 0 से 14 था, जब आपका जो है, आपको मैंने बताया 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जब क्या किया गया, शिक्षा का अधिकार जो है लागू किया गया, तो इसमें क्या हो गया, 0 से 6 कर दिया गया। ठीक है। अनुच्छेद 48 का पर्यावरण का संरक्षण, वन और वन्य जीवों की रक्षा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इसके बाद दोस्तों अनुच्छेद 50 कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण, मतलब जुडिशियल मजिस्ट्रेट अलग होंगे। ठीक है, क्रिमिनल मामलों के लिए और सिविल मामलों के लिए अलग जज होंगे। ठीक है दोस्तों, सिविल जज होंगे। इसके बाद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, ये भारत की विदेश नीति का आधार है दोस्तों, विदेश नीति का
आधार है अनुच्छेद 51। क्लियर हो गई बात, एग्जाम में पूछा जाता है। 51 का मौलिक कर्तव्य दोस्तों 11 हैं, ध्यान रखिएगा। किस समिति की सिफारिश पर? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर लागू किए गए। क्लियर हो गई बात। और दोस्तों कब लागू किए गए? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने बता दी हैं दोस्तों आपको, आप लोग को परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अनुच्छेद 52 दोस्तों, भारत के में राष्ट्रपति का पद होगा, जो क्या है भारत के गणराज्य का मुखिया होगा। अनुच्छेद 55, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति होगी अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति। ठीक है दोस्तों, मैं आपको लिख दे रहा हूँ, अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति। क्लियर हो गई बात, ठीक है। और प्रधानमंत्री का चुनाव जो होता है दोस्तों, सांसद विधायक का चुनाव जो होता है, वो कौन सी पद्धति है? ठीक है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। अनुच्छेद 57, पुनर्निर्वाचन के लिए भारत का राष्ट्रपति कितनी भी बार निर्वाचित हो सकता है? कोई भी व्यक्ति, अमेरिका में केवल 2 बार। ठीक है। 58, राष्ट्रपति पद की योग्यता क्या है? 60, राष्ट्रपति द्वारा शपथ और प्रतिज्ञान कौन दिलाता है शपथ दोस्तों? भारत का मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसके बाद 61 जो है दोस्तों, महाभियोग की प्रक्रिया। अगर भारत का राष्ट्रपति कोई असंवैधानिक कार्य करेगा तो संसद के दोनों सदन द्वारा महाभियोग द्वारा उसे हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 66 दोस्तों, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। ठीक है दोस्तों, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो है किसके तहत? अनुच्छेद 66। 70 दोस्तों, उपराष्ट्रपति आकस्मिक परिस्थितियों में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करेगा। ठीक है, आकस्मिक मतलब छुट्टी पे गया है, वो तबीयत खराब है, या वो किसी कारणवश जो है वो क्या है विकलांग हो गया है कुछ दिनों के लिए, तब वो क्या है उपराष्ट्रपति इसका काम कर सकता है। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम 6 महीना। 72, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति मृत्यु दंड को भी क्षमा कर सकता है, मृत्यु दंड को भी, लेकिन राज्यपाल नहीं कर सकता। अनुच्छेद 74, राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। संसदीय प्रणाली का आधार अनुच्छेद 74 और 75 याद रखिएगा। ठीक है। अनुच्छेद 75, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करेगा। ठीक है दोस्तों, ये भारतीय संसदीय प्रणाली की दोस्तों अगर आपसे बोला जाए आधारशिला है तो अनुच्छेद 75 है। सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत भी अनुच्छेद 75 में आता है। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है अनुच्छेद 76, भारत का महान्यायवादी मतलब केंद्र सरकार का सबसे बड़ा वकील। 79, संसद के गठन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना। अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना। याद रखिएगा दोस्तों, 83 एक राज्यसभा एक स्थायी सदन है, कभी विघटित नहीं होता। ठीक है, और लोकसभा हर 5 साल बाद। ठीक है। 84, संसद की सदस्यता के लिए योग्यता क्या है? भारत का नागरिक होना चाहिए। लोकसभा के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ, और लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 85, संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन का प्रावधान। अनुच्छेद 101, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अपने निर्णायक मत का प्रयोग। तो लोकसभा अध्यक्ष दोस्तों देखिए क्या है, सामान्य परिस्थिति में वोट नहीं देता है, लेकिन अगर पक्ष और विपक्ष किसी मुद्दे पर क्या बराबर हो जाते हैं तब वो वोट करता है। इसको कास्टिंग वोट या निर्णायक मत कहते हैं। अनुच्छेद 108, ज्वाइंट सीटिंग का प्रावधान जो है दोस्तों, ज्वाइंट सीटिंग बुलाता कौन है दोस्तों? राष्ट्रपति बुलाता है। मैं बता दे रहा हूँ, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। और अध्यक्षता करता है वो लोकसभा का स्पीकर। ठीक है, क्लियर हो गई बात। चलिए 109, धन विधेयकों की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया दोस्तों। ठीक है, और 109 में प्रक्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मनी बिल ध्यान रखिएगा। 111, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति नहीं मिलती तो कोई विधेयक जो है कानून नहीं बन सकता। इसको दोस्तों इंग्लिश में वीटो पावर भी कहते हैं। ठीक है, तो भारत के राष्ट्रपति के पास कितनी प्रकार की वीटो हैं? 3 प्रकार की वीटो हैं, एब्सोल्यूट वीटो, आत्यंतिक वीटो, सस्पेंसिव वीटो। ठीक है दोस्तों, और पॉकेट वीटो या जेबी वीटो। ठीक है, क्लियर हो गई बात। चलिए 112, वार्षिक वित्तीय विवरण, या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? बजट। बजट शब्द का प्रयोग जो संविधान में नहीं किया गया है, लेकिन वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। 1 फरवरी को पेश किया जा रहा है वर्तमान में। 117 जो है दोस्तों, वित्त विधेयक के बारे में प्रावधान करता है, फाइनेंस बिल के बारे में। 122, न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना। 124 दोस्तों, उच्चतम न्यायालय के स्थापना और गठन के बारे में बताता है, सुप्रीम कोर्ट। अगर आपसे पूछा जाए स्थापना गठन तो 124। 129, उच्चतम न्यायालय का अभिलेख का न्यायालय होना, मतलब उसकी कार्यवाहियाँ जो है वो रिकॉर्ड की जाती हैं, अन्य न्यायालयों के लिए क्या करती हैं उदाहरण के रूप में, और उसकी अवमानना करने का अधिकार जो है वो नहीं है किसी को। अगर होता है, अवमानना की जाती है तो पनिशेबल ऑफेंस है। 137, न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार।
ठीक है, उच्चतम न्यायालय को। 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति, मतलब अगर राष्ट्रपति या भारत सरकार अगर परामर्श करना चाहती है तो 143 के तहत न्यायालय से कर सकती है। 148 सीएजी के बारे में, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। ठीक है। 155 राज्यपाल की नियुक्ति। ठीक है, राज्यपाल का पद जो है अनुच्छेद 155 में। 161 में दोस्तों, क्षमा देने की राज्यपाल की शक्ति। राज्यपाल और राष्ट्रपति की क्षमा देने की शक्ति एकदम समान है, लेकिन राज्यपाल मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता। ठीक है, एक यही अंतर है। राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति 164 में कहा गया। ठीक है, तो सामूहिक उत्तरदायित्व संसदीय प्रणाली राज्य के स्तर पे भी है। ठीक है, तो 163 और 64 जो है वो सेम है आपके अनुच्छेद 74-75 जैसे। ठीक है, जो केंद्र के स्तर पे 74-75 हैं, वही अनुच्छेद 163-64 जो है राज्य के स्तर पे हैं। 165 राज्य का महाधिवक्ता, मतलब एडवोकेट जनरल जो है वो राज्य के स्तर पे राज्य सरकार का सबसे बड़ा वकील। इसके बाद दोस्तों 169 जो है विधान परिषद का उत्साधन या सृजन विधानसभा की सिफारिश पर संसद करती है। ठीक है। 174 दोस्तों, राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल के समय समय पर सत्र बुलाने, सत्रावसान करने और विधानसभा को विघटित करने का अधिकार जो राज्यपाल का है 174 के तहत है। अनुच्छेद 200 200 क्या है दोस्तों? 200 जो है वो राज्यपाल की वीटो पावर है। ठीक है, और 111 जो है वो किसकी है? वो राष्ट्रपति की है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 201 राज्यपाल जो है कुछ विधेयक जो है राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित भी करता है। ठीक है, तो राष्ट्र किसके लिए? राष्ट्रपति के लिए। तो राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करता है अनुच्छेद 201 के तहत। इसके बाद दोस्तों अनुच्छेद 213 दोस्तों जो है क्या, विधानमंडल अगर सत्र में नहीं है तो राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। और यही शक्ति जो है दोस्तों अनुच्छेद 123 के तहत दोस्तों राष्ट्रपति को भी प्रदान की गई है। तो ध्यान रखिएगा, 123 आपका इधर है और एक उठा के अगर आप इधर डाल दीजिए तो वो राज्यपाल की हो जाती है। 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हाई कोर्ट में लिख दे रहा हूँ आपके लिए। इसके बाद 215 उच्च न्यायालय भी अभिलेख का न्यायालय है, मतलब इनके जो कार्यवाही जो है, जजमेंट जो है वो उदाहरण के रूप में उपयोग किया जाएंगे अन्य न्यायालयों द्वारा। और क्या किए जाएंगे? और इसकी अवमानना करने पर सजा भी होगी, पनिशेबल ऑफेंस है। इसके बाद दोस्तों 216 उच्च न्यायालय का गठन। 217 जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तों के बारे में बताता है। और अनुच्छेद 226 जो है उच्च न्यायालय को कुछ रिट जारी करने की शक्ति, मैंने राष्ट्रपति में बताया था। जो शक्ति जो है अनुच्छेद 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट को प्रदान की गई है, वही शक्ति जो है 226 के तहत आपको हाई कोर्ट को प्रदान की गई है। ठीक है दोस्तों, मौलिक अधिकारों का संरक्षण करते हैं। अब ये अंतर जान लीजिए, जो अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय जो है वो केवल रिट जारी करता है मूल अधिकारों के इन्फोर्समेंट के लिए, और अनुच्छेद 226 के तहत जो है हाई कोर्ट क्या करता है? हाई कोर्ट रिट जारी करता है मूल अधिकारों के साथ साथ कानूनी अधिकारों के संरक्षण के लिए। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस है। 231 दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है, 231 कहता है। और 233 कहता है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जज। क्लियर हो गई बात? 239 का मतलब दिल्ली के लिए विशेष उपबंध किया गया है, केंद्र शासित प्रदेश के लिए। इसको क्या कहा जाता है? एनसीआर कहा जाता है, नेशनल कैपिटल रीजन। ठीक है, इसके बाद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। 241 जो है संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय की बात करता है। 243 पंचायतों का गठन। 243 पंचायतों के वित्तीय मामलों पर सिफारिश करने के लिए राज्यों द्वारा वित्त आयोग। ठीक है, तो राज्य वित्त आयोग मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 243 राज्य वित्त आयोग। 243 पंचायतों के लिए निर्वाचन। 243 नगर पालिकाओं का गठन। ठीक है, देखिए सब महत्वपूर्ण आर्टिकल है दोस्तों, देखिए ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद आपका आता है नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन। नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन जो है आपका 243 या का। उसके बाद 243 या घा है जिला योजना समिति, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, मैं लिख दे रहा हूँ जो जो इंपॉर्टेंट है। 243 या झा आपके सहकारी समितियों का निगमन। फिर आपका आता है 249 वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। ठीक है दोस्तों, राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद दोस्तों 253 देखिए, अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी बनाने के लिए संसद कानून बना सकती है, ऐसा 253 में प्रावधान किया गया। राज्य सरकारें प्रतिरोध राज्य विधानसभाएं नहीं कर सकती। 265 केवल याद रखिए नदी जल विवाद, अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद का न्याय निर्णय का अधिकार जो है वो क्या है 262 के तहत प्रदान किया गया है। केवल नदी जल विवाद 262 और अंतर्राज्यीय परिषद जो है 263। ठीक है, राज्यों के बीच में समन्वय के लिए अंतर्राज्यीय परिषद बनाई गई है 263 के तहत। 266 भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोक लेखा निधियां, मतलब कंसोलिडेटेड फंड और
पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, ठीक है, 266, और कंटिजेंसी फंड या आकस्मिक निधि 267। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल से दोनों एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, सुमेलित करने में तो बहुत आते हैं। इसके बाद दोस्तों आते हैं 280 पे। 280 आपका कहता है वित्त आयोग या फाइनेंस कमीशन क्या करता है, केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का बंटवारे की सिफारिश करता है। 300 का विधि के प्राधिकार के बिना संपत्ति के अधिकार से किसी को वंचित नहीं किया जाएगा। 300 का के तहत इसको क्या कहा गया दोस्तों, कानूनी अधिकार बना दिया गया। पहले क्या था, पहले मौलिक अधिकार था, किसके तहत था बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, किसके तहत था, अनुच्छेद 31 के तहत। 312 अखिल भारतीय सेवाएं। 315 संघ और राज्य सेवा आयोग, ठीक है। तो यूपीएससी की अगर हम बात करें या यूपीपीएससी की बात करें तो किस अनुच्छेद के तहत गठन हुआ है, 312। 324 दोस्तों निर्वाचनों के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना, तो ईसी जो है वो 324 में है, ठीक है। 326 दोस्तों देखिए, 326 आपका क्या कहता है, 326 आपका वयस्क मताधिकार की बात करता है, मतलब लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना, मतलब भारत का प्रत्येक नागरिक जो है मत देने का अधिकार रखता है अगर वह वयस्क है तो, ठीक है। 330 लोकसभा में SC ST की सीटों का आरक्षण 330 कहता है। 331 आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए पहले 2 सीटें थी, अब ये समाप्त कर दिया गया है 104 संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा। 332 दोस्तों राज्यों की विधानसभाओं में SC ST के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं। 333 में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए भी 1 सीट विधानसभा में आरक्षित की जाती थी, लेकिन इसको भी समाप्त कर दिया गया, किसके द्वारा, 104 संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा। 338 अनुसूचित जाति आयोग। 338 का अनुसूचित जनजाति आयोग, पहले एक ही थे, ठीक है। 340 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, संवैधानिक हो चुका है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद 343 में आपका संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। 344 राजभाषा आयोग इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये सभी भाषा वाले ध्यान रखिएगा। 350 का प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं, नई शिक्षा नीति में इसी को प्रावधान किया गया, कानूनी ढांचा प्रदान किया गया। 352 दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल की बात करता है, 3 आधार हैं, युद्ध, वाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, ठीक है। इसके बाद दोस्तों 356 में संवैधानिक तंत्र राज्य में फेल हो जाता है तो आपातकाल लगा सकती है सरकार, केंद्र सरकार, तो इसके लिए दोस्तों इसको क्या बोलते हैं, राष्ट्रपति शासन बोलते हैं, पॉपुलरली नाम जो है वो राष्ट्रपति शासन ही है। और एक और नाम है इसका दोस्तों राज्य आपातकाल, ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल घोषित करने का, अगर भारत की वित्तीय कंडीशन ठीक नहीं है तो वित्तीय आपातकाल सरकार घोषित कर सकती है। 368 संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई है, ठीक है, 368 के तहत। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ये दोस्तों इस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा यूपीपीसीएस 2022 से पहले, RO 2021 मेंस, RO 2022 जो आने वाला है, और लेखपाल वीडियो और अन्य 1-2 परीक्षाओं से पहले आधे पौन घंटे का वीडियो है, सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको इससे मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।